question. Bank notes can be exchanged across the counter if number of such notes. So उनकी गिनती कितने नोटों तक हो? Question number 3. So अगर वो गिनती 20 नोटों तक हो और अमाउंट 5,000 रुपीज तक थी, so 20 को और 500 दो चीजों को याद रखना है. Current ratio is given 1.5:1, quick ratio is given 1:1. नेक्स्ट ईयर नो चेंज इन करंट रेशियो, लेकिन क्विक रेशियो 0.75:1 हो जाती है. तो ये चेंज किसके कारण हुआ? सो दिस चेंज इज रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, ये चेंज किसके कारण हुआ? सो दिस चेंज इज रिजल्ट ऑफ question number 4. This change is result of increase in stocks, increase in debtors, increase in cash, decrease in stocks, decrease in cash, decrease in debtors. तो किसके कारण हुआ ये चेंज? तो for what reason this change has taken place? सो यहाँ पे क्विक रेशियो डिक्लाइन कर गई है. सो देयर इज डिक्लाइन इन क्विक रेशियो. प्रीवियसली क्विक रेशियो वाज. करंट रेशियो में 3 मोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं. बहुत सारे और भी होते हैं, लेकिन 3 मेन एलिमेंट होते हैं. एक स्टॉक, एक डेटर्स और एक कैश. इन 3 को हम ज्यादा लेके चलते हैं. और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली ये 3 है. क्विक रेशियो के अंदर या क्विक एसेट्स के अंदर ये 2 होते हैं. तो अगर ये रेशियो डिक्लाइन कर जाए तो इसका मतलब या तो इसमें इंक्रीज हो गई है, स्टॉक में इंक्रीज हो गई है, तो या डेटर्स में या कैश में डिक्रीज हो गई है. तो यहाँ पे क्विक रेशियो डिक्लाइन कर रही है. तो अगर क्विक रेशियो डिक्लाइन कर रही है तो देयर वुड बी रीजन ईदर स्टॉक हैव इंक्रीज्ड और डेटर्स हैव कम डाउन और कैश हैज कम डाउन. और अगर ये इसके अपोजिट हो, अगर ये क्विक रेशियो 1.25 हो जाती तो फिर रीजन उल्टा हो जाता. ईदर देयर इज डिक्लाइन इन स्टॉक्स और इंक्रीज इन डेटर्स और कैश और बोथ ऑफ देम. I hope this relationship is properly understood. So decrease in receivables, that is debtors, and cash, or increase in stocks or both. दोनों ही ये रीजन हो सकते हैं. I hope the funda is very clear to all of you. Red flagged account in NPA is NPA account, fraud account, account of willful defaulter. जो red flagged account है तो वो क्या है? NPA accounts हैं, फ्रॉड अकाउंट्स हैं, अकाउंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स हैं. तो कौन से अकाउंट्स हैं वो रेड फ्लैग्ड अकाउंट्स? किनको रिप्रेजेंट करते हैं ये अकाउंट्स? रेड फ्लैग्ड अकाउंट्स किनको रिप्रेजेंट करते हैं? तो दे रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ अकाउंट्स? So they represents suspected fraud. So they represent suspected fraud. अभी कंफर्म नहीं हुआ है वो फ्रॉड. अगर कंफर्म हो गया फिर वो रेड फ्लैग अकाउंट होके फ्रॉड अकाउंट बन जाएगा. लेकिन जहां अभी फ्रॉड कंफर्म नहीं हुआ, उसका डाउट है, उसका सस्पेक्शन है, तो सस्पेक्टेड फ्रॉड है, उन अकाउंट्स को हम कहते हैं रेड फ्लैग्ड अकाउंट. ये ध्यान रखना है आपने. तो अगर फ्रॉड है तो फिर वो रेड फ्लैग्ड अकाउंट नहीं रहेगा, फिर वो फ्रॉड अकाउंट बन जाएगा. तो इसीलिए उससे पहले टर्म लग जाते हैं सस्पेक्टेड फ्रॉड. क्वेश्चन नंबर 6. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लोन्स कैश बजट मेथड फॉर वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड? ये कुछ लोन दिए गए जिनमें आपको बताना है किसमें कैश बजट मेथड को यूज किया जाता है. किसमें
कैश बजट मेथड यूज होता है? वेयर कैश बजट मेथड इज यूज्ड? ए में, बी में, सी में, डी में? किन केसेस में कैश बजट मेथड यूज होता है वर्किंग कैपिटल सैंक्शन के लिए? तो ए है, बी है, सी है, यस क्विकली। अभी तक एक भी आंसर मुझे करेक्ट नहीं मिला, अब एक आंसर मुझे करेक्ट नजर आया है। तो या तो होगा वो सीजनल इंडस्ट्री जैसे शुगर मिल है, या वो सर्विस एक्टिविटी होगी जैसे हॉस्पिटल है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी एंड सी। बी एंड सी। तो इसके अलावा वर्किंग कैपिटल के दो और मेथड्स हैं। एक हम जिसको कहते हैं एमपीबीएफ मेथड, जो मोर देन 5 करोड़ के लिए लगता है। एक है प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड, जो अप टू 5 करोड़ के लिए यूज होता है। और इस मेथड में अमाउंट जो है, अमाउंट इज नॉट रेलेवेंट, व्हाट इज रेलेवेंट इज टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो इन एक्टिविटी के लिए ये होता है। क्वेश्चन नंबर 7, in CGTMSE scheme, guarantee coverage how much percent in case of loans of more than 5 lakh up to 50 lakh sanctioned to women or SC/ST or Z certified MSC? CGTMSE गारंटी स्कीम में गारंटी कवर कितने परसेंट का है? कौन से लोन्स के लिए? जो 5 लाख से ऊपर है, 50 लाख तक, जो सैंक्शन किए गए या तो वुमेन को या SC/ST को या Z सर्टिफाइड MSCs को। So what is the guarantee cover percentage? Question number 7. Yes, according to latest changes from 1st of December, तो it is 85%। तो ये हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है 85%। सो ये लोन्स वुमेन को हों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में MSCs हों, Z सर्टिफाइड MSCs हों या SC/ST हों, सभी अमाउंट्स 85% कवर अवेलेबल है, अप टू 2 करोड़ 85%। और ये एप्लीकेबल कब से है? 1 दिसंबर 22 से। कई सारी चेंजेस आई, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इनको। सभी चेंजेस को गारंटी रेट्स के साथ कर लेना है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बिल्कुल पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक्स नोट कैन बी एक्सचेंज अक्रॉस द कंट्री, वैल्यू इज अप टू। अगर वैल्यू कितने अमाउंट तक हो, हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर भी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो जब वैल्यू अप टू ₹5,000 है, वैल्यू अप टू ₹5,000, लार्ज एक्सपोजर हम किस एक्सपोजर को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, विच एक्सपोजर इज नोन एज लार्ज एक्सपोजर? लार्ज एक्सपोजर हम किसको कहते हैं? सो किस एक्सपोजर को कहेंगे? इट इज लार्ज एक्सपोजर। क्वेश्चन नंबर 9, which exposure will be known as large exposure? सो लार्ज एक्सपोजर किसको कहेंगे? गैस वर्क किए जा रहे हैं आप सभी। एक या दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, बाकी सभी गैस वर्क कर रहे हैं। सो कोई भी ऐसा एक्सपोजर जिसका अमाउंट
जिसका अमाउंट 10% और मोर हो ऑफ कैपिटल बेस ऑफ बैंक। कैपिटल बेस हियर मीन्स टियर 1 कैपिटल। तो अगर किसी बोरोर के प्रति एसबीआई ने लोन दिया XYZ लिमिटेड को, अगर ये लोन एसबीआई के कैपिटल बेस यानी टियर कैपिटल 1 उसके 10% या उससे ज्यादा हुआ तो इसको कहा जाएगा लार्ज एक्सपोजर। तो उसको लार्ज एक्सपोजर कहा जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने केवल गैस वर्क किया, एंड गैस वर्क प्रमोशन एग्जाम में गैस वर्क करना इट इज वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर, ध्यान रखिए इस बात की। सो एक्सपोजर ऑफ 10% और मोर ऑफ कैपिटल बेस। सो कैपिटल बेस मीन्स टियर 1 कैपिटल। इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएटेड टू सिक्योर ए होम लोन, इसकी रजिस्ट्रेशन किसके साथ करवाएंगे हम? इक्विटेबल मॉर्गेज विच इज क्रिएटेड टू सिक्योर ए होम लोन, इसका रजिस्ट्रेशन कहां पे होगा? सो इट्स रजिस्ट्रेशन विल टेक प्लेस विद होम, किसके साथ इसका रजिस्ट्रेशन होगा? With whom the registration will take place? Friends, please don't write any answer without writing the question number. मेरा रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि कोई क्वेश्चन मत लिखिए, आंसर बगैर क्वेश्चन नंबर लिखिए। फ्रेंड, दिस रजिस्ट्रेशन विल टेक प्लेस विद सरसाई। इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये भी है कि सरसाई के साथ ये रजिस्ट्रेशन किस एक्ट की प्रोविजंस के मुताबिक होगा? तो ये होगा सरफेसी एक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सो सरफेसी एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक ये रजिस्ट्रेशन होगा। इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग target for small farmer loans will be how much percent of ANBC or COB as on 31st March 23? As on 31st March 23, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में स्मॉल फार्मर्स के लिए टारगेट ANBC का या COB का विच एवर इज हायर कितने परसेंट रहेगा 31st मार्च 23 को? March 23, so it will be 9.5%। तो इसका मैं रिवाइज कर देता हूं फटाफट। 31/3/21 8%, 22 9%, 23 9.5%, 24 10%। ध्यान रखना इस फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन का। एज क्राइटेरिया अंडर PMJJY एंड PMSBY, इन दो स्कीमों के अंदर प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना और प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, इनमें एज क्राइटेरिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। What is age criteria in these two schemes? What is the age criteria in these two schemes? इन दो स्कीमों में एज क्राइटेरिया क्या है? So age criteria is 18 to 50 in case of PMJJY और 18 to 70 in case of सुरक्षा बीमा। तो PMJJY 18 to 50, PMJSBJY
It is 18 to 70. Next question. Benchmark rate for EBLR. It can be fixed by benchmark rate for EBLR. इसको कौन फिक्स करता है? Who fixes this rate? Benchmark rate for EBLR. इसको कौन तय करता है? Who fixes this? Question number 13. EBLR सिस्टम में बेंचमार्क रेट्स कौन देता है, कौन फिक्स करता है? यस, वेट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13। FBIL बैंक, RBI, RBI, FBIL, FBIL, इंडिविजुअल बैंक, बैंक्स। अभी तक एक भी आंसर मैंने सही नहीं देखा है और कल या परसों ही हमने इस टॉपिक को डिस्कस भी किया है। Not even a single answer I could see to be correct so far. So this is done by RBI and FBIL. RBI का जो बेंचमार्क रेट है that is रेपो रेट। FBIL का जो बेंचमार्क रेट है वो है 91 days and 182 days ट्रेजरी बिल यील्ड। तो इसमें दो बेंचमार्क्स FBIL के हैं और एक बेंचमार्क RBI का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज पार्ट ऑफ OVD फॉर KYC पर्पस? इनमें से कौन कौन सा OVD में आता है KYC पर्पस के लिए? ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, आधार, वोटर आई कार्ड। क्वेश्चन नंबर 14। Which of these is included as part of OVD for KYC purpose? KYC पर्पस के लिए इनमें से कौन कौन सा आता है? Which one is included? Question number 14. Which is included? इसको एक नंबर लिख देते हैं क्योंकि बाकी नंबर्स में है तो इसको हम एक नंबर कर देते हैं। So which is included as part of OVD? यस, पैन के अलावा एक्सेप्ट पैन ऑल आर पार्ट ऑफ OVD। पैन को छोड़ दीजिए, बाकी सारे OVD का पार्ट है। तो कुल मिला के 6 OVD हमारे पास हैं। 4 हमारे पास यहाँ पे हो गए, जो 2 बाकी रह गए उनमें एक है मनरेगा जॉब कार्ड और एक है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की एंट्री। तो 4 यहाँ पे हो गए, 2 ये हो गए। सो पैन जो है इट इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कितनी है? फाइनेंशियल जुरिस्डिक्शन स्टेट कमीशन की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कितनी है? क्वेश्चन नंबर 15। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो 2019 का है, स्टेट कमीशन का जुरिस्डिक्शन कितना है? स्टेट कमीशन का जुरिस्डिक्शन क्वेश्चन नंबर 15। So we have 3 levels. One is a district, another is a state, another is a national. So district maximum 50 lakh, state more than 50 up to 2 crore,
and national more than 2 crore. So above 50 up to 200 lakh. Next question. Loan given to B granted by G. B defaulted. On demand G paid. What right is available to G? लोन दिया बी को, गारंटी दिया जी ने, बी डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट। ऑन डिमांड जब पैसा मांगा गया तो जी ने पैसा पे कर दिया। सो व्हाट राइट इज अवेलेबल टू जी? क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट राइट इज अवेलेबल टू जी? जी को कौन सा राइट अवेलेबल है? So this is called right of subrogation. एकदम करेक्ट। राइट ऑफ subrogation। राइट ऑफ subrogation में क्या है? So बैंक to hand over all securities to guarantor। So जितनी भी सिक्योरिटीज बैंक के पास हैं जिससे वो रिकवरी कर सकता था, अब ये सारी सिक्योरिटीज हैंड ओवर कर दी जाएंगी गारंटर को। सो दैट इज राइट ऑफ subrogation. For small finance banks, weaker section loan should be how much % of A and B C as on 31st March 24 within priority sector lending? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए वीकर सेक्शन का टारगेट क्या होना चाहिए 31 मार्च 24 को एज ए परसेंटेज ऑफ ए एंड बी सी? How much it should be as a percentage of A and BC? A and BC के परसेंटेज के तौर के ऊपर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए यस इट इज 12%। इसका भी ध्यान रख लेंगे सभी बैंकों के लिए। सो 31/3/21 10%, 22 11%, 23 11.5%, 24 12%. Next question. What is maximum amount of individual deposit account in पेमेंट बैंक्स? पेमेंट बैंक्स ज्यादा से ज्यादा कितने अमाउंट का इंडिविजुअल डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 18। पेमेंट बैंक्स नॉट कमर्शियल बैंक्स, पेमेंट बैंक्स तो ज्यादा से ज्यादा वो इंडिविजुअल डिपॉजिट अकाउंट में कितना पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 18। So maximum how much? Yes, maximum they can go up to ₹2 lakh. पहले 1 लाख हुआ करता था but that was revised long back, so it is 2 lakh. Maximum credit in account opened by way of OTP in a financial year. So ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट एक साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर में कितना हो सकता है? वो अकाउंट्स जो वन टाइम पासवर्ड बेसिस के ऊपर ओपन किए गए। Opened by way of OTP. Maximum credit in these accounts. Question number 19. So ज्यादा से ज्यादा कितना क्रेडिट उसमें हो सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में? So this can go up to ₹2 lakh. अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होगा तो आंसर विल बी 1 लाख। और मैक्सिमम क्रेडिट जैसा आपने आंसर दिया, ज्यादातर स्टूडेंट ने सही आंसर दिया, कुछ ने गलत आंसर दिया, तो यह है ओटीपी वाले अकाउंट्स के अंदर
और यही क्वेश्चन अगर स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट्स का हो तो उस केस में ये हो जाएगा 50,000 और ये हो जाएगा 1 लाख। ये ऐसे कंपैरेटिव टेबल अपनी कॉपी में बना के रख लिया करो, तो उससे आप कभी भूलेंगे नहीं। हाथ से लिखना इट्स वेरी वेरी यूजफुल, रिवीजन के लिए भी, रिटेन करने के लिए भी। हम में से कई स्टूडेंट की प्रॉब्लम यही है कि वो हाथ से नहीं लिखते हैं, बस उनके पास नोट्स आ गया, नोट्स को देखते रहेंगे। नोट्स को मत देखिए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए अपने। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस देन हाउ मच % ऑफ द आउटस्टैंडिंग इन ए बोरोल अकाउंट, एसेट शुड बी स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड एज लॉस एसेट। तो कितनी वैल्यू की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए? रियलाइजेबल वैल्यू लेस देन हाउ मच % ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोल अकाउंट, तो एसेट को स्ट्रेट अवे डायरेक्टली विदाउट लॉस ऑफ टाइम लॉस एसेट डिक्लेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20, यस 10%, लेस देन 10%, एकदम सही। सो अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं। चेक करिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और मुझे थोड़ा फीडबैक दीजिए। अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस किए, चेक करिए आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। थोड़ा बताइए स्क्रीन के ऊपर, चैट बॉक्स में बता दीजिए किसके कितने हो रहे हैं, ईमानदारी से बताना है। So how many of your questions are correct? आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं? लिख लीजिए गिनती फटाफट। क्विकली। यस क्विकली ऑल ऑफ यू, सभी। ग्रेट फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपके एट दिस मोमेंट लेस देन 15 करेक्ट हैं, लेस देन 15 अगर करेक्ट हैं, तो इट मीन्स अभी आपको बहुत कुछ करना बाकी है। 15 से नीचे अगर आपका स्कोर आ रहा है तो बहुत कुछ करना बाकी है। उसके लिए आपको अपने बैंक का तो करना ही है, जनरल बैंकिंग को कवर करना है, पूरी जनरल बैंकिंग को। और ये हमारे वीडियो लेसन्स में आपको मिल जाएगी पूरी जनरल बैंकिंग। और साथ में आपको आरबीआई की डायरेक्शंस, उनकी तैयारी करनी है। सो कम से कम 30/11 तक इस समय करिए। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो करनी है। ये मैं सारे एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं। अभी कल मैं एनालिसिस देख रहा था पीएनबी का, स्केल 1 से लेके स्केल 4 और स्केल 4 to 5, इस प्रकार का एक एनालिसिस कल मेरे पास आया है। एक पब्लिकेशन है, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं। तो उस एनालिसिस में जो जनरल बैंकिंग के क्वेश्चंस उन्होंने वहां बताए हुए थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनके क्वेश्चंस भी इंटरनल स्कीमों से बता दिए, जबकि वो सारे के सारे जनरल बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं। तो अगर उसको सही तरह से देखा जाए तो 1 to 4 के लिए जनरल क्वेश्चन जो उनकी परसेंटेज उन्होंने कैलकुलेट की थी, तो तकरीबन 70% क्वेश्चन जनरल बैंकिंग के थे इस स्केल के अंदर, और यहाँ पे 60% जनरल बैंकिंग के क्वेश्चन थे। इट मीन जनरल बैंकिंग इज गोइंग टू प्ले ए वेरी बिग रोल। तो जनरल बैंकिंग को मत इग्नोर करिए। और जनरल बैंकिंग हमने बहुत अच्छे से दिया हुआ है, हर चीज को बहुत नपा तुला दिया हुआ है हमारे वीडियो लेसन्स के अंदर। उसको जरूर यूज करिए ताकि आप मैक्सिमम स्कोर हासिल कर सकें। चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
ANULM लोन्स कितने अमाउंट तक सेल्फ हेल्प ग्रुप का गारंटी है? तो उसमें हमें CGS MU गारंटी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 21, ANULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन कितने अमाउंट तक के लोन्स अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को देते हैं तो हमें CGS माइक्रो यूनिट्स की जो गारंटी कवर है वो अवेलेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, कितने अमाउंट तक के लोन्स कवर्ड हैं? सो लोन्स अप टू ₹20 लाख आर कवर्ड। 20 लाख तक के लोन्स इस गारंटी स्कीम में कवर्ड हैं, NULM के भी और NRLM के भी। क्वेश्चन नंबर 22, इफ नॉन चेस्ट ब्रांच इज अनेबल टू adjudicate a note, it will issue receipt and indicate payment in a period of। अगर नॉन करेंसी चेस्ट ब्रांच है वो ये तय नहीं कर पाती कि ये नोट जेन्युइन है या नहीं, जिसको कहते हैं एडजुडिकेट करना, तो वो रिसीट इशू करेगी जिसमें वो इंडिकेट करेगी कि हम आपको कितने दिनों में पेमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, कितने दिनों में ये पेमेंट कर देगी उस रिसीट के अंदर जो लिखा जाएगा। सो इट विल बी 30 डेज, 30 दिन के अंदर। गारंटी फीस हाउ मच परसेंट एनुअल फॉर लोन ऑफ ₹80 लाख टू स्मॉल एंटरप्राइज। तो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए गारंटी फी कितनी है अकॉर्डिंग टू रिवाइज रूल्स? स्मॉल एंटरप्राइज यानी अदर अकाउंट्स, तो व्हाट इज द गारंटी फी? क्वेश्चन नंबर 23, गारंटी फी CGTMS की बात कर गए हम यहाँ पे। वी आर टॉकिंग अबाउट CGTMSC। तो व्हाट इज द गारंटी फी अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स? सो 1 दिसंबर 22 से जो एप्लीकेबल हुए, अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स व्हाट इज द गारंटी फी? ओके, 0.75। कितनी गारंटी फी है चेक करके बताइए। सो व्हाट इज द गारंटी फी? सो 0.75, एक 20 लोन ऑफ 80 लाख टू स्मॉल एंटरप्राइज। चलिए इसका रिप्लाई मैं अभी देता हूँ थोड़ी। चलिए इसका रिप्लाई मैं अभी देता हूँ थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 23, बैंक गारंटी ₹20 हाउ मच एंड अबव शुड हैव 2 सिग्नेचर्स अकॉर्डिंग टू RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि अगर आपने बैंक गारंटी इशू करनी है तो कितने अमाउंट की गारंटी हो जिसके ऊपर 2 सिग्नेचर किए जाएंगे, कम से कम 2 सिग्नेचर्स। तो वो कौन सी बैंक गारंटी है, विच बैंक गारंटी इट इज, जिसमें 2 सिग्नेचर करने होंगे? व्हाट इज अमाउंट ऑफ दैट गारंटी जिसमें 2 सिग्नेचर्स करने होंगे, वेयर 2 सिग्नेचर्स हैव टू बी मेड। So 50,000 and above, 50,000 and above, 50,000 से ऊपर। नो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो नोट कर लेंगे।
Question number 23. So it is 1.2%. Standard rate is 1.2%. 50 लाख से ऊपर 2 करोड़ रुपए तक. So 10 लाख तक 0.75. नोट कर लेंगे जिनको नहीं पता है. Up to 10 lakh 0.75. 10 लाख से ऊपर 50 लाख तक 1.10. 50 लाख से ऊपर 1.2%. And this is the standard rate. According to new guidelines, this is the standard rate. I hope आपने इसको ठीक से नोट कर लिया होगा. चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. Let us go to next question. Day NRLM. When amount of loan is above 2 lakh, कितने % amount of loan for income generating purpose दिया जाएगा? तो लोन का कितना % फॉर इनकम जनरेटिंग प्रोडक्टिव पर्पस देना होगा? इनकम जनरेटिंग पर्पस के लिए. क्वेश्चन नंबर 25. For income generating productive purpose. हमारी प्रिपरेशन में बहुत गैप्स हैं. So when it is more than 2 lakh, अगर ये 2 लाख से ऊपर हो तो 50% कम से कम प्रोडक्टिव पर्पस के लिए. अगर 4 लाख से ऊपर है तो 75% प्रोडक्टिव पर्पस के लिए. और अगर 6 लाख से ऊपर है तो 85% कम से कम प्रोडक्टिव पर्पस के लिए दे देंगे. तो इनको ध्यान से नोट कर लीजिए अगर आंसर नहीं आता है तो. सो 50%, 75% एंड 85%. और ध्यान रखेंगे 2 लाख, 4 लाख एंड 6 लाख. हैंड रिटन नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए अगर अभी तक नहीं शुरू किया है. चाहे आप जैसे भी मर्जी प्रेपरेशन कर रहे हो, केवल सर्कुलर्स को या स्टडी मटेरियल को अंडरलाइन लगा के या उसको हाई मार्किंग लगा के मत काम चलाओ. उसके नोट्स बनाना शुरू कर दो एक एक लाइन के. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो जिनका लाइक डिसलाइक बचा है क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे. बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ओनली 20% स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक सवाल वो क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर. हर 2 महीने के बाद इट इज मीटिंग और रिसेंटली ये आ चुका है, पिछले साल भी आ चुका है. सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है वो साल में कितने बार मीटिंग करती है? सो मैक्सिमम इट कुड बी. और किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो क्विकली टाइप कर दिया करो, नहीं आता हमें, सो दैट हम उसको क्विकली डिस्कस कर लेंगे. सो मैक्सिमम टर्नओवर स्टार्टअप के लिए. सो एट प्रेजेंट इट इज 100 करोड़ रुपीस. 100 करोड़. नेक्स्ट क्वेश्चन. बैंक नोट्स कैन बी एक्सचेंज अक्रॉस द काउंटर इफ नंबर ऑफ सच नोट्स इज अप टू. जो बैंक नोट्स हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता है उनको एक्सचेंज कर सकते हैं अक्रॉस द काउंटर अगर उनकी गिनती कितने नोटों तक हो. उनकी गिनती कितने नोटों तक हो. क्वेश्चन नंबर 3. What shall be banker customer relationship? सो बैंक रहेगा बेली और कस्टमर रहेगा बेलर. सो जिनका आंसर बेली बेलर है वो करेक्ट है, जिनका आंसर बेलर बेली है वो गलत है.
क्योंकि पूछा क्या गया है, कुछ नहीं पूछा गया। तो नॉर्मली पहले बैंक का नाम लेना है। सो बैंक इज बेली, कस्टमर इज बेलर। EBLR is mandatory in case of all loans, MSME loans, agriculture loans, retail loans. So EBLR इनमें से किसके लिए मैंडेटरी है? मैंडेटरी EBLR सिस्टम को फॉलो करना इनमें से किन लोन्स के लिए मैंडेटरी है? फॉर विच लोन्स इट इज मैंडेटरी? क्वेश्चन नंबर 27। EBLR is mandatory in respect of which type of loans? किस टाइप के लोन्स के लिए मैंडेटरी है? So for which type of loans? कल हमने किया था EBLR और देखिए आज उसके आंसर गलत आ रहे हैं। Yesterday we had done EBLR. I think yesterday it was done. और आज उसके आंसर गलत आ रहे हैं। सो आंसर क्या बनेगा? मैंडेटरी ऑल लोन्स गलत, MSME लोन्स गलत, एग्रीकल्चर लोन्स गलत, रिटेल लोन्स सही। निकाल के देखिए कहाँ लिखा है MSME, वहां पे MSC लिखा हुआ है। MSME लोन्स नहीं, MSC लोन्स के लिए मैंडेटरी लिखा हुआ है आपको, कल नोट मैंने करवाया था आपको, निकाल के देखिए। सो MSME नहीं, यहाँ पे वर्ड होना चाहिए MSE। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, कहीं मैं तो नहीं गलत बोल रहा हूं। लेट मी चेक इट। तो लेट मी चेक इट। तो इट इज मैंडेटरी इन केस ऑफ MSME ही नहीं, तो MSME ये भी बाद में ऐड कर दिया गया। पहले केवल MSC था, बाद में MSME को भी ऐड कर दिया गया। तो जो इस समय है वो है MSME लोन्स, क्योंकि इनिशियली MSME में मीडियम ऐड नहीं थे किए गए। तो ये है और ये है, दो तरह के लोन्स। सो पर्सनल लोन्स, रिटेल लोन्स, फ्लोटिंग रेट MSME लोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Company undertakes that it will not sell its assets or create charge on its assets without bank consent. So कंपनी ने अंडरटेकिंग दिया कि वो अपने एसेट को बेचेगी नहीं, ना ही उनके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट करेगी बैंक को पूछे बगैर। तो इसको हम क्या कहते हैं? व्हाट इट इज कॉल्ड, हाउ इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? व्हाट इट विल बी कॉल्ड? सो लैपटॉप में अगर आप ऐप को चलाना चाहते हैं वीडियो लेसन्स को, तो उसके लिए ऐप के अंदर मैसेज दे दीजिए, आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। सो कोई भी स्टूडेंट जो ऐप को लैपटॉप के अंदर चलाना चाहता है या डेस्कटॉप के अंदर चलाना चाहता है, एक मैसेज दे दीजिए ऐप के अंदर। ऐप में आपको मैसेज बॉक्स बना हुआ है। सो यस, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव लियन, इसको हम कहते हैं नेगेटिव लियन। एवरेज CR और बैलेंस ड्यूरिंग ए फोर्टनाइट इज 46,600। मिनिमम डेली बैलेंस कितना होना चाहिए? हाउ मच शुड बी मिनिमम डेली बैलेंस? एवरेज CR और बैलेंस बताया हुआ है फोर्टनाइट में, मिनिमम डेली बैलेंस कितना होना चाहिए? मिनिमम डेली बैलेंस कितना होना चाहिए? So question number 28 answer was negative Liam. Question number 29. So minimum balance कितना होना चाहिए? डेली बैलेंस मिनिमम डेली बैलेंस कितना होना चाहिए?
सो एग्जामिनर ने पूछा कितना बैलेंस होना चाहिए और ये बता रहे हैं कि इतने % होना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछा ही नहीं उसका आंसर दे रहे हैं और जो पूछा है वो नहीं दे रहे। सो इट शुड बी 41,040 90% of average daily balance. In case of refund of amount transferred to DEF, banks are to pay how much interest at present? अगर कोई अमाउंट हम ट्रांसफर कर देते हैं डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड को और अगर हम वो पैसा कस्टमर को रिफंड करेंगे तो उस कस्टमर को कितने % इंटरेस्ट पे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 30। सो कितने % इंटरेस्ट पे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 30। वाइड वैरायटी के क्वेश्चंस हैं जनरल बैंकिंग के और इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा हाथ से लिख करके देखिए और फिर देखिए मैजिक। सो इट इज 3% एट प्रेजेंट। इस समय ये 3% है। नोट विच हैज बिकम डर्टी बिकॉज ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर and also includes 2-piece note pasted together wherein both pieces are available. तो इस प्रकार के नोट को क्या कहते हैं? वो नोट जो डर्टी हो गया है क्योंकि नॉर्मली जब हम उसको यूज करते हैं तो डर्टी हो जाता है या उसके 2 पीस हो गए हैं और जो भी मटेरियल फीचर्स हैं वो अवेलेबल हैं 2, तो ऐसे नोट को क्या कहेंगे? सो दिस टाइप ऑफ नोट विल बी कॉल्ड व्हाट? सो व्हाट इट विल बी कॉल्ड? इसको क्या कहेंगे? दिस टाइप ऑफ नोट्स विल बी कॉल्ड, यस, इनको कहेंगे सॉइल्ड नोट्स। सॉइल्ड नोट्स। गार्निश ऑर्डर इन द नेम ऑफ एक्स इज एप्लीकेबल ऑन, एक्स के नाम से गार्निश ऑर्डर है, किसके लिए एप्लीकेबल है? सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई आइदर सर्वाइवर, एफडी अकाउंट ऑफ एक्स येट टू मैच्योर, सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ एम अंडर गार्डियनशिप ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 32। सो क्वेश्चन नंबर 31 इसको हम कहते हैं सॉइल्ड नोट, नॉट म्यूटिलेटेड नोट। इट इज कॉल्ड सॉइल्ड नोट। क्वेश्चन नंबर 31। सो क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट विल बी द आंसर? गार्निश ऑर्डर में से किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? ऑन विच इट विल बी एप्लीकेबल? क्वेश्चन 32। सो इनमें से किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? सेविंग बैंक अकाउंट एक्स एंड वाई का जो इधर सर्विस कैपेसिटी में है, नो, इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। एफडी अकाउंट ऑफ एक्स येट टू मैच्योर, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैच्योर हुआ तो भी नहीं हुआ तो भी। सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ माइनर नहीं होगा, तो मीन्स आंसर नंबर 2। सो दैट इज एफडी अकाउंट whether it is matured or not matured. मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन कितने पीरियड में कंप्लीट हो जानी चाहिए? मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? वो ट्रांजैक्शंस, ये इंडिया है, ये इंडिया का बॉर्डर है, इंपोर्ट किया गया, इंडियन बॉर्डर में गुड्स नहीं आई, बाहर से उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शंस। तो ये कितने पीरियड में कंप्लीट हो जानी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 33। In how much period these should be completed? So these should be completed within a period of 9 months, ज्यादा से ज्यादा 9 महीने, in a period of 9 months. PPF mature premature closure is possible after
पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट प्री मेच्योर क्लोजर अगर कस्टमर मांगता है तो कितने पीरियड के बाद ये पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल आफ्टर हाउ मच पीरियड? पब्लिक प्रोविडेंट फंड प्री मेच्योर क्लोजर, इट इज पॉसिबल आफ्टर हाउ मच पीरियड? कितने पीरियड के बाद पॉसिबल है? So it is possible after 5 years subject to some conditions. एनपीए का डेट है 16/11/19। 31 मार्च को इसका प्रोविजन आपने बताना है। आउटस्टैंडिंग इसमें 25 लाख का है। रेजिडुअल सिक्योरिटी वैल्यू 8 लाख का है। ईसीजीसी का गारंटी कवर 66% का है। तो इसका प्रोविजन कितना होगा, अमाउंट कितना रहेगा प्रोविजन के लिए? क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ प्रोविजन? प्रोविजन का अमाउंट कितना होगा? व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ प्रोविजन? प्रोविजन का अमाउंट कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 35। Friends, coming Monday, so we shall conduct second part of this class. इन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम कंडक्ट करेंगे मंडे को। तब तक और प्रिपरेशन करिए, अच्छी प्रिपरेशन करिए और ज्यादा स्कोर करिए। सो क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रोविजन? प्रोविजन का अमाउंट कितना होगा? So what will be amount of provision? $9.98 is one answer. Yes, quickly बाकी आंसर क्या आते हैं देखेंगे। 5.78 lakh, 8.98 lakh. So let us see other answers. So 5.78। चलिए, इसका प्रोविजन हमने करना कैसे होता है ध्यान से इसको सीख लेंगे ताकि आगे के लिए मिस्टेक ना करें। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ले लेंगे सबसे पहले। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज 25 लाख। इसमें से रेजिड्यू सिक्योरिटी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो दैट इज 8 लाख। तो रिमेनिंग हमारे पास बचा 17। ईसीजीसी का कवर 66% इसके ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कर लीजिए और कुछ अमाउंट बाकी बच जाएगा। तो उससे पहले एक काम और करना होगा। तो ये अकाउंट किस कैटेगरी में फॉल करता है? सो 16, 11, 19, so this was substandard. 16, 11, 20, this was D1. 16, 11, 22, it was 21, sorry, it was D2. 16, 11, 22, so it will be D3. और हमने देखना है इस डेट को। इट मीन इट इज D2 अकाउंट। सो D2 अकाउंट के लिए इसके ऊपर होगा 40% का प्रोविजन। इधर जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर होगा 0% का प्रोविजन। इधर जो बैलेंस होगा उसके ऊपर 100% का प्रोविजन होगा। तो करके देखिए कैलकुलेशन क्या आंसर आएगा। तो आंसर आ जाएगा 8.98। आंसर विल बी 8.98। मेथड ये रखना है, पहले आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिया 25, 8 माइनस किया 17,
सो 17 के ऊपर 66% का कवर 11.22 का, तो यहाँ पे मैं 11.22 डाल देता हूं और बाकी अनसिक्योर्ड बचा 578 का, तो इसके ऊपर 40% का हुआ 320, इसके ऊपर हुआ 578, तो टोटल हो गया 8.98। तो इसको इस प्रकार से कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन, न्यू MSME loans up to how much amount will be excluded from CRR calculation for 1 year when sanctioned up to। चलिए, ये क्वेश्चन पुराना निकल चुका है, वो डेट्स निकल चुकी हैं, इसीलिए उसको हम इसमें नहीं लेंगे, छोड़ दीजिए इसको। ऑन पेमेंट ऑफ फर्स्ट लोन अंडर PMSV निधि, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स निधि वाले अकाउंट्स हैं, अनदर लोन इज अवेलेबल अप टू हाउ मच अमाउंट। अगर फर्स्ट लोन रिपे कर दिया गया PMS निधि के अंदर, तो दूसरा लोन कितने अमाउंट तक अवेलेबल है? क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, तो सेकंड लोन उसको कितने अमाउंट का दिया जा सकता है? सो सेकंड लोन इज अप टू ₹20,000। और अगर थर्ड लोन का क्वेश्चन पूछा जाए जो आफ्टर सेकंड लोन रिपेमेंट होगा, तो आंसर हो जाएगा 50,000 का। अकाउंट बिकेम NPA ऑन 26 ऑफ मार्च 19। ये डाउटफुल टू कौन सी डेट को बनेगा? करते ये कैलकुलेट। 26 मार्च 19 को बना NPA, ये डाउटफुल टू किस डेट को बनेगा? इट विल बिकम डाउटफुल टू ऑन विच डेट, किस डेट को बनेगा? On which date it will become doubtful to? So 26/3/19 सब स्टैंडर्ड दैट इज NPA। 20 को D1, 21 को D2, तो इट विल बी ऑन 26 मार्च 21। इस डेट को ये D2 बन जाएगा। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी चार्ज असाइनमेंट इज एप्लीकेबल? इनमें से किस सिक्योरिटी के ऊपर असाइनमेंट का चार्ज एप्लीकेबल है? बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, शेयर्स, नन। क्वेश्चन नंबर 39। सो इनमें से किसके ऊपर चार्ज असाइनमेंट एप्लीकेबल बनेगा? ऑन विच इट विल बिकम चार्ज असाइनमेंट किसके ऊपर लगेगा? क्वेश्चन नंबर 39। किसी के भी ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि इनमें कोई भी एक्शनेबल क्लेम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन शैल बी ट्रीटेड NPA इफ नॉट पेड विद इन 90 डेज, 180 डेज, 1 क्रॉप सीजन या 2 क्रॉप सीजन। क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन NPA कब बनेगा अगर उसका पेमेंट नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 40। आफ्टर 2 क्रॉप सीजन्स, आफ्टर 2 क्रॉप सीजन, 2 क्रॉप सीजन्स के बाद। जो NP की डेट है उसमें कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, तो मैंने ये दोबारा से लिख दिया है। ये D3 बनेगा 23 के अंदर जाके, इसके 2 साल के बाद। तो ध्यान रखना है, दिस इज लाइक दिस। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप ये क्लास आपको यूजफुल लगी होगी। तो अगर यूजफुल लगी तो एक काम आपने करना है। आज हमने कुछ स्टूडेंट को
उनकी चैट फैसिलिटी को हमने डिसेबल किया है, क्योंकि हम बार बार कहते थे कि आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, और वो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं थे कर रहे। तो इसलिए 4 स्टूडेंट आज ऐसे थे जिनको हमने उनकी चैट फैसिलिटी को क्लोज कर दिया है। हम नहीं चाहेंगे हम किसी की चैट फैसिलिटी को क्लोज करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी चैट फैसिलिटी सेफ रहे, तो ये लेसन अभी 1 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा। उसके 2 मिनट के बाद आपको कमेंट बॉक्स नजर आएगा। सो यू कैन वॉच सी द कमेंट बॉक्स आफ्टर 2 मिनट्स। तो रिफ्रेश कर लेना, रिफ्रेश करके कमेंट बॉक्स आपको नजर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करने हैं कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और वो कैसा लगा तो क्यों लगा। तो ये कमेंट आपने कमेंट बॉक्स में करने हैं, यहाँ पे चैट बॉक्स में नहीं करने हैं। एंड एनीथिंग जो आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाए, इस वीडियो को दोबारा से वॉच कर लेना। तो आज का दिन ये वीडियो अवेलेबल रहेगा, आप इसको चाहें तो दोबारा से वॉच कर सकते हैं। चलिए, कल हम मिलेंगे नॉर्मल क्लास के लिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।